नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना विषय। पिछले अध्याय में आपको धातुओं के बारे में सामान्य वर्णन मैंने बताया है। धातु किस किस आचार्य ने कितनी धातु मानी है, कितनी शुद्ध धातु है, कितनी पूती लोहों में माने हैं, कितने मिश्र धातु में माने गए हैं, किस प्रकार से उनका मारण कर औषधि बनाई जाती है, इसका आगे वर्णन करूँगा। लेकिन उनके प्रभाव से शरीर में क्या क्या प्रभाव होता है, ये सब आपको मैंने पिछले अध्याय में बताया कि धातु शरीर को बलिष्ठ बनाती है, पुष्ट बनाती है, निरोग बनाती है। और शरीर की जो धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, उनमें तुरंत घुलनशील मिलनशील होकर और अपना कार्य करती है। पिछले अध्याय में मैंने धातुओं के संकेत यानी उनका जो सूत्र है वो विशिष्ट गुरुत्व और द्रव्यनांक के बारे में बता रहा था। तो कुछ बता चुका था, कुछ अवशेष है, उसके बारे में मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। धातु लोह आयरन, इसका जो संकेत यानी इसकी सूत्र है वो Fe है। विशिष्ट गुरुत्व 7.7 है। द्रव्यनांक 1520 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब इससे पे वो द्रव्यनांक यानी द्रवित होने लगता है। यह धातु इस पर द्रवित होने लगता, द्रव्यनांक का मतलब इस पर वो धातु द्रवित है, द्रवित होने लगता है, द्रव बन जाता है। उसी प्रकार से नाग धातु, ये लेड, इसका संकेत यानी इसका सूत्र Pb है। विशिष्ट गुरुत्व 11.4 है। द्रव्यनांक 3 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। छठा धातु वंग है, जिसे टिन कहते हैं। संकेत Sn, सूत्र Sn है। विशिष्ट गुरुत्व 7.28 है। द्रव्यनांक 233 डिग्री सेंटीग्रेड है। सातवीं धातु जो यशद है उसको जिंक बोलते हैं। संकेत या सूत्र Zn है। विशिष्ट गुरुत्व 7.1 है। द्रव्यनांक 410 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 410 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस पर वो द्रवित होने लग जाता है। इस प्रकार से इन धातुओं के जो आपको द्रव्यनांक, विशिष्ट गुरुत्व और संकेत मतलब उनका सूत्र बता दिया गया है। धातुओं का शोधन बिना धातुओं के शोधन किए किसी भी प्रकार की औषध का निर्माण किया जाना संभव नहीं है। इसलिए धातुओं का शोधन, यहाँ पर एक बार धातुओं का सामान्य शोधन और विशेष शोधन, दो प्रकार के शोधन होते हैं। तो सामान्य शोधन तो क्या है, सभी धातुओं का एक शोधन होता है, उसको सामान्य शोधन कह सकते हैं। विशेष शोधन अलग अलग धातु, प्रत्येक धातु के लिए अलग होता है, वो विशेष शोधन में कहलाता है। अब सामान्य शोधन बताने जा रहा हूँ। दो प्रकार के शोधन बता दिए, सामान्य और विशेष। विशेष तो प्रत्येक धातुओं के लिए अलग होता है। सामान्य शोधन सभी धातुओं का सामान्य शोधन इस प्रकार से किया जा सकता है, उससे वो करीब करीब वो शुद्ध हो जाती है। विशेष शोधन उनका अलग से कर सकते हैं, बाद में उसको विशेष औषधि बनाने के लिए या उसकी विशेष शुद्धि करने के लिए विशेष शोधन भी किया जाता है। सामान्य शोधन में जिस विधि द्वारा द्रव्य स्थित सामान्य यानी साधारण जो दोष है, छोटी मोटी अथवा हल्की फुल्की जो अशुद्धियाँ हैं वो अथवा कम हो जाए, उन्हें सामान्य शोधन कहा जा सकता है। शोधन की वह सरल एवं सामान्य विधि जो द्रव्य को किसी खास पूरे वर्ग में विशेष के लिए सामान्य जनरल हो
अथवा स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, वंग, नाग आदि सभी धातुओं अथवा सभी रत्नों के लिए एक ऐसी विधि जिससे एक ही विधि से सभी की शुद्धि हो जाए उसे सामान्य शोधन कहते हैं। तो इसमें धातु भी आ गई, रत्न भी आ गए, उसका सामान्य शोधन इसे कहते हैं। इसके लिए एक श्लोक है, वो आपको सबको याद भी करना चाहिए। यथा तैले तक्रम गवामूत्रम ह्यानाले कुलथजे ह्यारनाले कुलथजे क्रमान्निसेवचे सेवते तप्तम द्रावे द्रावे तु सप्तधा। स्वर्णादिलोह यंत्राणाम शुद्धि रेशाम प्रशस्यते। ये श्लोक है, ये रसरत्न समुच्चय का श्लोक है। इसमें तैल से मतलब, तैल का मतलब अगर यदि तैल लिखा हुआ है, कोई विशेष नहीं लिखा हुआ है, तो तैल का मतलब तिल का तेल, तैलम तिलम तैलम। तैल का मतलब ओनली तिल का तेल। यदि आपको शास्त्रों में दूसरे तेल का उल्लेख करना होगा तो वहाँ लिखेंगे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल या किसी और का तेल। यदि अकेला तेल लिखा गया है तो तैल मतलब तिल का तेल। तक्रम, तक्र का मतलब छाछ, जो दही को भिगोने के बाद बनती है वो तक्र छाछ। तैलम, तक्रम, गवामूत्रम, गाय का मूत्र। हारनाले, हारनाले मतलब कांजी, जो कांजी बनाते हैं, खट्टी कांजी। तथा कुलथ्य क्वाथ में, कुलथी का क्वाथ, धातुओं के तंतु पत्र को तपाकर क्या करना, क्रमाण निषेव से तप्तम, धातुओं के तनुपत्र यानी बहुत पतले पतले पत्रों को, धातुओं के पतले पतले पत्र बना लो। मतलब शोधन करने के लिए पहले क्या करेंगे, धातुओं के पतले पतले पत्र बनाएंगे और पत्र बना करके उनको अग्नि में तप्त करेंगे। और तप्त करने के बाद में जो बताई है तिलम तैलम गवामूत्रम हारनाले कुलथजे, इनमें सब में गर्म कर करके उनको भुजाना है, तप्त करके उनकी बिल्कुल लोहो बिल्कुल बिल्कुल तप्त करके, मतलब बिल्कुल आग की तरह हो जाए, अंगारे की तरह, उस तरह तप्त करके उनको उनमें भुजाना है, उनमें मतलब उनमें द्रवित करना है, उनमें वापस उनको भुजाने का मतलब उनमें उसके ऊपर डालना है। धातुओं को तनु पत्र को तपाकर अथवा द्रवित कर क्रम से पृथक पृथक 7 बार निषेचन यानी बुझाने या डुबोने करने से स्वर्णादि धातु सभी लोह धातु शुद्ध हो जाते हैं। क्रम से, पृथक पृथक क्रम से, इनमें किसमें, तैल में, तक्र में, गोमूत्र में, हारनाले कांजी में, कुलथ में, क्वाथ में, इन सबको कितने बार, पृथक पृथक से 7 बार निषेचन करने से। मतलब सब में, जैसे मान लो पहले तेल में 7 बार कर ली, फिर तक्र में 7 बार कर लिया, फिर गोमूत्र में 7 बार कर लिया, मतलब हर बार इस तरह करना है, तो इस प्रकार से ये शुद्ध हो जाती है। अगला जो है उसमें लिखा गया है कदली मूल जल कदली कंद स्वरस में धातुओं को प्रतप्त कर, धातुओं को प्रतप्त वही गर्म करके अथवा द्रवित कर 7 बार भुजा अथवा डुबो लेने से सभी धातुएं शुद्ध हो जाती है। ये दूसरा बताया सामान्य शोधन का। तीसरा है सशक रक्त यानी सशक यानी खरगोश, खरगोश के रक्त की भावना तथा उसी का लेप कर तीव्र अग्नि में तप्त करना, और ऐसा 3 बार करने से मुंडादि सभी लोह शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार का इसमें शास्त्रों में वर्णन शब्द धातुओं के सामान्य शोधन का मिलता है। विशेष शोधन जो है उसके लिए है जिस द्रव्य एवं विधि द्वारा द्रव्य स्थित जटिल अथवा विशिष्ट दोषों का नाश हो अथवा कम हो उसे क्या कहेंगे, विशेष शोधन कहेंगे। यह विशेष विधि जो किसी खास द्रव्य विशेष के लिए निर्दिष्ट हो उसे विशेष शोधन कहा जाता है। यथा गोदुग्ध द्वारा अभ्रक का शोधन, मतलब साफ लिखा हुआ हो, गोदूध से अभ्रक का शोधन करना। पंचमृत्तिका द्वारा स्वर्ण का शोधन करना। पंचमृत्तिका में क्या आती है, ईंट का चूर्ण, गैरिक है, और औद्भिद लवण है, और कंडों की राख है, और इस प्रकार की मृत्तिका है, वर्तिका मृत्तिका इस प्रकार आती है। तो ये दारिद्र चूर्ण मिश्रित निर्गुंडी क्वाथ में वंग का शोधन करना, ये क्या करना है, विशेष शोधन कराते हैं। धातुओं का ये तो विशेष शोधन हो गया। मतलब विशेष शोधन के लिए तो किसी पर्टिकुलर धातु का पर्टिकुलर के साथ करना वो विशिष्ट कराता है।
जो पहले में आपको बताया मैंने। अब आगे है धातुओं का सामान्य मारण। मतलब सामान्य मारण क्या है? सभी धातुओं का सामान्य प्रकार के मारण यानी भस्म बनाने के लिए क्या विधि है वो बताई गई है उसी शोधन की तरह कि स्वर्ण का नाग द्वारा, रजत का स्वर्ण माक्षिक द्वारा, स्वर्ण का नाग द्वारा मारण करना, नाग है, रजत का स्वर्ण माक्षिक द्वारा, ताम्र का गंधक द्वारा, वंग का हड़ताल द्वारा, नाग का मनशिला द्वारा और एवं लोह का हिंगुल द्वारा शीघ्रता से मारण हो जाता है। ये सामान्य साधन वो है। दूसरा इसको बताया गया है कि रस भस्म एवं नींबू के स्वरस का मर्दन कर स्वर्ण एवं रजत को कुक्कुट पुट तथा शेष धातुओं को गजपुट की 8 अग्नि से पाक करने से धातुओं की श्रेष्ठ भस्म बन जाती है। ये सामान्य मारण हो गया। गंधक अथवा माक्षिक के सहयोग से सभी धातुओं का मारण हो जाता है। गंधक से और माक्षिक के सहयोग सभी धातुओं का मारण हो जाता है। ये सामान्य मारण हो गया। धातुओं के भस्म के 4 प्रकार, धातु भस्म के 4 प्रकार हैं। ये सामान्य बताया सब। पहला श्रेष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ और दुर्गुणप्रद, ये 4 प्रकार हैं। तो श्रेष्ठ तो यह है रस भस्म द्वारा मारित होने पर वो श्रेष्ठ कहलाएगी, मतलब पारद के द्वारा भस्म बनाओ तो श्रेष्ठ कहलाएगी। मध्यम, वनस्पतियों के द्वारा मारण करोगे तो मध्यम कहलाएगी। गंधक आदि के द्वारा, हड़ताल मनशिला द्वारा मारित करोगे तो कनिष्ठ कहलाएगी। और दुर्गुणप्रद है अरि लोह द्वारा मारित होगी। अरि लोह जो स्वयं लोह रूप हो और अन्य लोहों को का शत्रु हो, खुद लोह हो और अन्य लोहों का शत्रु हो, उन्हें अरिलोह कहते हैं। यथा स्वर्ण का अरिलोह नाग, रजत का वंग और ताम्र का यशद है। सभी पूती लोह, सार लोह या शुद्ध लोह का अरिलोह या होता है, ये बताया गया है। धातुओं का मारणार्थ अग्नि, धातुओं के मारण में अग्नि का प्रमाण क्या है उसके बारे में सामान्य बताया गया है। वो वर्णन यह है किसी भी द्रव्य के मारण के मतलब भस्म बनाने के लिए पुट की भूमिका महत्वपूर्ण है। पुट यानी गज पुट हुआ, गज वरहा पुट हुआ, कुकुट पुट हुआ, कपोत पुट हुआ, ये पुट है। मतलब ज़मीन पर खोदे हुए गड्ढों की जो मात्रा है उसको इससे बोला गया है। पुट की भूमिका महत्वपूर्ण है। अग्नि द्वारा पाक की क्रिया पुट कहलाती है। अग्नि द्वारा जो पाक की क्रिया है वह पुट कहलाती है। धातु एवं खनिज आदि समग्र भस्मीय द्रव्य पुट की अग्नि से ही भस्म के रूप में प्राप्त होते हैं। यह तो इसमें बताया गया है। एक निश्चित प्रमाण की अग्नि आवश्यकता अलग अलग द्रव्यों की रहती है। मतलब सभी द्रव्यों में एक निश्चित प्रमाण की अग्नि की अलग अलग आवश्यकता रहती है। स्वर्ण, रजत समग्र धातुएं भिन्न भिन्न बलाबल की होती हैं, जिनमें अलग अलग बल होता है सब में। अतः एक निश्चित धातु के लिए निश्चित अग्नि ही अपेक्षित होती है। मतलब किसी भी धातु के लिए, लोह के लिए अलग, स्वर्ण के अलग निश्चित अग्नि की इसमें शास्त्रों में उल्लेख किया गया है, कम या अधिक नहीं। तदनुसार स्वर्ण एवं रजत के लिए कुक्कुट पुट की अग्नि, स्वर्ण और रजत भस्म बनाने के लिए कुक्कुट पुट की अग्नि देते हैं। ताम्र के लिए काष्ठ आदि की तीव्र अग्नि, ताम्र के लिए काष्ठ यानी लकड़ी को उपलों की जरूरत नहीं, काष्ठ आदि की तीव्र अग्नि। लोह के लिए गजपुट की अग्नि तथा नाग एवं वंग के लिए अर्ध गजपुट या कुक्कुट पुट की अग्नि दी जाती है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। इस प्रकार से अलग अलग भस्मों, अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग अग्नि का प्रभाव बताया गया है। धातुओं की भस्मों का वर्ण कैसा होता है इसके बारे में वर्णन बताया गया है। सामान्य सीमन की मात्रा बताई गई है। जैसे स्वर्ण भस्म है, चंपक वर्ण है, गैरिक या पीत वर्ण की होती है। मात्रा इसकी 1 रत्ती के बराबर है सीमन की मात्रा। रजत एवं ताम्र भस्म कृष्ण वर्ण की होती है, 2 से 3 रत्ती प्रयोग कर सकते हैं। काष्ठ भस्म धूसर वर्ण की होती है, 2 रत्ती प्रयोग कर सकते हैं। नाग भस्म कपोत वर्ण की होती है, ये 2 रत्ती प्रयोग कर सकते हैं। वंग भस्म श्वेत वर्ण की होती है, ये 2 रत्ती कर सकते हैं। तीक्ष्ण लोह भस्म पक्व जम्बू फल वर्ग की होती है, लाल बिल्कुल, 2 रत्ती प्रयोग कर सकते हैं। अभ्रक भस्म इष्टिका वर्ण की या लाल गैरिक वर्ण की होती है, इसको भी 2 रत्ती की मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है। ये सभी धातुओं के भस्मों के वर्ण और उनकी मात्रा का आपको उपयोग बता दिया गया है। इस प्रकार से इनका सेवन कर सकते हैं। इसी प्रकार से भस्मों का निरुत्थीकरण, मतलब भस्म निरुत्थीकरण कहते हैं, भस्म पुनः अपने
वो उसी स्वरूप में वापस नहीं आ जाए, उसको अपन निरुक्तिकरण कहा गया है। 40 तोले भस्म में 10 तोले शुद्ध गंधक और 10 तोला गोघृत मिलाकर लोह खरल में कुमारी स्वरस यानी घृत कुमारी स्वरस जो होता है उससे एक दिन मर्दन कर चक्रिका बना सुखा संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में एक पुट देने से धातुओं की भस्म निरुद्ध हो जाती है। निरुद्ध हो जाती है मतलब ये निरुद्ध जो है धातु भस्मों की परीक्षा है, धातु भस्मों की परीक्षा में आता है, वारित है, निरुद्ध है, इस तरह की। तो इस तरह से ये निरुद्ध हो जाती है। इस प्रकार से आपको सभी धातुओं का बारे में सामान्य वर्णन का आपको सामान्य रूप से शोधन मारण का वर्णन कर दिया गया है। अब आगे आपको पर्टिकुलर धातुओं के बारे में बताया जाएगा। नमस्कार।